लोक आस्था का महापर्व छठ का अनुष्ठान आज उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ संपन्न हो गया। नदियों और तालाबों के तट पर सूर्यदेव को अर्घ्य देने श्रद्धालुओं और व्रती महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लोक आस्था के पर्व छठ पर व्रती महिलाओं के साथ परिवार के सदस्य सिर पर फल और पूजन सामग्री को लेकर घाट पहुंचे। यहां सामूहिक रूप से सूर्यदेव को अर्घ्य देकर मंगल कामना की गई। छठ मैया के भक्तिमय गीतों के बीच महिलाओं ने आज सुबह उदीयमान सूर्यदेव को अर्घ्य देकर व्रत की पालना की। बुधवार की शाम राजनांदगांव में व्रती महिलाओं ने मिथिला धाम गणेश मंदिर स्थित मोती तालाब में अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया और सुख समृद्धि की कामना की। नहाए खाए से शुरू होकर 4 दिनों तक चलने वाली छठ पूजा के लिए शहर के मिथिला धाम गणेश मंदिर स्थित मोती तालाब में पूजा अर्चना के लिए व्यापक तैयारी की गई थी। इस मौके पर व्रती महिलाओं ने बताया कि संतान की सुरक्षा, उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना को लेकर ये पर्व मनाया जाता है। कार्तिक में चौथ के नहाय खाए होता है और पंचमी के लोहंडा और पहली अरग छठवीं के होता है और सप्तमी कल पारण हो जाएगा। इसमें महात्मा इतना बहुत अच्छा है। जिससे भगवान धन पुत्र, जिसको पुत्र नहीं देते हैं, जिसको धन नहीं है, सब चीज इसको मनोकामना भगवान पूरा करते हैं। ये व्रत करना से बहुत उत्तम है। छठ पर्व पर बधाई देने के लिए सांसद संतोष पांडे सहित भाजपा के जनप्रतिनिधि तालाब तट पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं और बधाई दी। उधर प्रदेश के अन्य जिलों में भी छठ का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल भिलाई के सेक्टर 9 फुटबॉल स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने शानदार फुटवर्क से लोगों का दिल जीत लिया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भिलाई में खेलों की शानदार अधोसंरचना तैयार की गई है। भिलाई का ये फ्लड लाइट स्टेडियम लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। मुख्यमंत्री इस दौरान फुटबॉल खिलाड़ियों से भी मिले। उन्होंने आश्वस्त किया कि स्टेडियम में खेल अधोसंरचना के विकास में किसी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि 71 लाख रुपए की लागत से ये फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है। स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए आर्टिफिशियल टर्फ ग्रास का उपयोग किया गया है। ग्राउंड में कुल 6 फ्लड लाइट पोल लगाए गए हैं। इसके साथ 84 LED लाइट भी लगाए गए हैं, जिससे रात में भी खेल का मजा लिया जा सके। ICC T20 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल मैच में कल अबुधाबी में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने मोइन अली के नाबाद 51 और डेविड मलान के 41 रनों की बदौलत 4 विकेट पर 166 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने ये लक्ष्य मात्र 19 ओवर में डेरिल मैचेल के नाबाद 72 और डेवोन कोनवे के 46 रन की बदौलत हासिल कर लिया। अब रविवार को दुबई में न्यूजीलैंड का मुकाबला दूसरे फाइनल के विजेता से होगा। आज दुबई में शाम 7:30 बजे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में। वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें वर्ष 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कलकत्ता में घर पर पारंपरिक इस्लामी शिक्षा प्राप्त की। वे अरबी, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, फारसी और बंगाली जैसी कई भाषाओं के अच्छे जानकार और एक विख्यात विद्वान तथा कवि थे। उन्होंने धर्म और जीवन के संकीर्ण दृष्टिकोण से अपनी मानसिक मुक्ति के संकेत के रूप में उपनाम आजाद को अपनाया। मौलाना अबुल कलाम आजाद कम आयु से ही पत्रकारिता और राजनीति में सक्रिय हो गए थे। वे बंगाल के 2 प्रमुख क्रांतिकारियों अरबिंदो घोष और श्री श्याम सुंदर चक्रवर्ती से प्रेरित होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए। 2 वर्षों के भीतर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने पूरे उत्तर भारत और बॉम्बे में गुप्त क्रांतिकारी केंद्र स्थापित करने में मदद की। 1912 में मौलाना आजाद ने उर्दू में अल हिलाल नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की। सरकार ने 1914 में अल हिलाल पर प्रतिबंध लगा दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भारतीय राष्ट्रवाद और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रचार के समान मिशन के साथ एक और साप्ताहिक अल बालाग निकालनी शुरू की। 1916 में सरकार ने इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया और मौलाना अबुल कलाम आजाद को कलकत्ता से निष्कासित कर दिया गया।
खिलाफत आंदोलन के दौरान मौलाना आजाद महात्मा गांधी से मिले। उनके आदर्शों से प्रभावित होकर वो 1920 में कांग्रेस में शामिल हो गए। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1923 में 35 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। उन्हें 1920 और 1945 के बीच अलग अलग आरोपों में कई बार जेल भेजा गया, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी भी शामिल था। उन्होंने एक ऐसे भारत की परिकल्पना की थी जो विभाजन का कड़ा विरोध करते हुए हिंदू और मुस्लिम दोनों को गले लगाए। कल तक जब तक कि आजादी हमारे हाथ में न थी, आपके मुल्क का क्या हाल था? वो अपनी किस्मत का मालिक नहीं था, उसकी किस्मत दूसरों के हाथों में। आपका अमन भी आपके कब्जे में न था, आपकी बेअमनी भी आपके कब्जे में न थी। जब कभी मुल्क में बदअमनी होती थी तो आप अपने तरफ नहीं देखते थे, उनके तरफ देखते। जब आपको कोई तकलीफ और परेशानी होती थी, आप उनके आगे मजबूर होते थे कि अपना हाथ बढ़ाएं। लेकिन आज वो नहीं है, आज अपनी किस्मत के आप खुद मालिक हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद संविधान सभा में विशेषकर शिक्षा से संबंधित चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। उनका मानना था कि एक राष्ट्र के रूप में भारत को उच्च शैक्षिक मानकों की आकांक्षा करनी चाहिए। 1947 से 1958 में अपनी मृत्यु तक देश के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की हिमायत की, क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षा सभी नागरिकों का अधिकार है। अबुल कलाम आजाद ने अशिक्षित वयस्कों की शिक्षा के लिए वयस्क शिक्षा बोर्ड की स्थापना की। उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय विज्ञान संस्थान तथा IIT जैसे अन्य शिक्षण संस्थानों की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 22 फरवरी 1958 को अंतिम सांस ली। उनकी आत्मकथा इंडिया विंस फ्रीडम 1959 में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। उन्हें 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के कारण 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।